2 साल में फर्जी आईडी पर लिए गए 10,000 सिम का 100 करोड़ की ठगी में हुआ इस्तेमाल, चौंकाने वाला पर्दाफाश। हैरानी की बात यह है कि कितनी आसानी से बाजार में फर्जी आईडी पर सिम उपलब्ध हो जा रही है, जिसका लाभ साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी उठाते हैं। आरोपित फर्जी आईडी पर सिम खरीद कर उसको विदेश भेजते थे। कंबोडिया में बैठे आरोपितों के साथ भारतीय लोगों को फोन कर उनके साथ साइबर फ्रॉड करते थे। कंबोडिया में बैठकर भारतीय नागरिकों से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के संबंध में एक और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि 2 साल में 10,000 से अधिक सिम का प्रयोग ठगी के लिए किया गया। ये सभी सिम फर्जी आईडी पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग दुकान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खरीदे गए। मेरठ के डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में पता लगाने के लिए पुलिस को फरार आरोपित गणेश को धर दबोचना जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि कितनी आसानी से बाजार में फर्जी आईडी पर सिम उपलब्ध हो जा रही है, जिसका लाभ साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी उठाते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी मॉल के समीप से पुलिस ने 3 दिन पहले चीन के रहने वाले शूमिंग, नेपाल के रहने वाले अनिल थापा व ग्रेटर नोएडा के दादरी के रहने वाले विनोद उर्फ अगस्त्या भाटी को गिरफ्तार किया गया था। तीनों के कब्जे से फर्जी आईडी पर लिए गए 531 सिम कार्ड, नेपाली करेंसी, डॉलर, दिराम, थाईलैंड करेंसी, कंबोडिया करेंसी बरामद की गई। आरोपित फर्जी आईडी पर सिम खरीद कर उसको विदेश भेजते थे। कंबोडिया में बैठे आरोपितों के साथ भारतीय लोगों को फोन कर उनके साथ साइबर फ्रॉड करते थे। साइबर फ्रॉड करने के लिए भारत से युवाओं को कंबोडिया भेजा जाता था। ये एक ऐसा गिरोह है जिसका पर्दाफाश तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। कंबोडिया में बैठे सरगना भारतीय युवाओं को ठगी करने की दलदल में धकेल रहे हैं। चीन का रहने वाला आरोपित ट्रू फ्लाइट से यात्रा नहीं करता था। उसको डर था कि एयरपोर्ट पर मशीन में स्कैन होने के दौरान उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसके पास भारत का वीजा नहीं है। जो पासपोर्ट उसके पास से बरामद हुआ है उस पर भी संशय बरकरार है कि वह असली है या नकली। नेपाल के रास्ते भारत आकर शु अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। आरोपित गणेश के माध्यम से एक्टिव सिम मंगाते थे। ये सिम उनको गणेश के अलावा श्याम भी उपलब्ध करवाता था। श्याम भी अभी फरार है। सिम का प्रयोग ठगी के धंधे में किया जाता था। प्रत्येक सिम के बदले गणेश आरोपितों से 1,000 रुपए लेता था। गणेश व श्याम सिम बेचने का स्टॉल भी गांव-गांव में लगाता है। लंबे समय से होटल में रहने के बाद भी चीन के नागरिक शू ने कभी फोन पर ऑर्डर खाना नहीं किया। वहीं हमेशा नीचे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था, जिससे कि कोई वेटर या कर्मचारी कमरे में आकर ये न देख सके कि चीन के नागरिक के कमरे में इतने ज्यादा सिम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों मौजूद है। संजय राउत बोले, कोई मतभेद नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, झगड़ा कायम। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बिखर रहा एमवीए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में चर्चा की। तीनों गठबंधन सहयोगियों ने प्रकाश आम्बेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। शहर की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी इलाके के एक निजी होटल में आयोजित ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। बैठक में क्या बातचीत हुई इसका हालांकि तत्काल पता नहीं चल सका है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं। उद्धव सेना के संजय राउत ने बताया कि हम लोगों ने चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बैठक सकारात्मक रही। बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार एवं उद्धव सेना के बीच किसी भी सिंगल सीट को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकाश आम्बेडकर ने जिन सीटों की मांग की है उस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं प्रकाश आम्बेडकर ने राउत के विपरीत बयान दिए। बैठक के बाद प्रकाश आम्बेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना और कांग्रेस के बीच 10 सीटों, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव सेना के बीच 5 सीटों अर्थात कुल 15 सीटों को लेकर झगड़ा कायम है। प्रकाश आम्बेडकर के बयान के क्या मायने? एनसीपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों दल 3.5 साल से साथ में हैं, लेकिन इनके बीच कोई तालमेल नहीं है। हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि यदि हमें इन 15 सीटों में से कोई सीट चाहिए होगी तो हम किससे बात करेंगे? प्रकाश आम्बेडकर कहते हैं कि कांग्रेस की सीटों का फैसला महाराष्ट्र में हो भी नहीं सकता, उनका फैसला तो दिल्ली में होगा। बता दें कि शुरुआती दौर में प्रकाश आम्बेडकर ने अपनी पार्टी के लिए 27 सीटों की मांग की थी, जबकि बहुजन विकास अघाड़ी के तीनों बड़े दल उन्हें कम से कम सीटों पर मनाना चाहते हैं। चिढ़ राउत गए। प्रकाश आम्बेडकर के पत्ते नहीं खोलने पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चिंता व्यक्त की। संजय राउत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता मायावती की तर्ज पर कुछ लोग बीजेपी को परोक्ष मदद करना चाहते हैं। राउत से जब नाम पूछा गया तो उन्होंने संभलते हुए कहा कि प्रकाश आम्बेडकर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। वो संविधान बचाने के लिए हमारे साथ ही रहेंगे।
उद्धव ठाकरे का लॉजिक। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने 23, कांग्रेस 15 और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये 2 सीट शरद पवार देंगे या उद्धव ठाकरे, ये आगे तय होगा। लॉजिक है कि सन 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की। अब जीती हुई सीटों पर तो उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार देंगे ही। शरद पवार की एनसीपी ने 4 और कांग्रेस केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव के प्रदर्शन के लिहाज से भी उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी माना जा रहा है। पिछले चुनाव में मुंबई की 3 सीट बीजेपी और 3 अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी जाएंगे जम्मू कश्मीर। कांग्रेस सीईसी की पहली बैठक आज। यहाँ पढ़िए वो खबरें जिस पर आज होगी देश दुनिया की नजरें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। यहाँ एक नजर में पढ़िए आज देश और दुनिया में क्या क्या है, बड़े इवेंट्स और हर अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से बिहार से जुड़ी पर्यटन की 5 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। सुल्तानगंज से बाबा धाम के रास्ते में कांवड़िया पथ, मंदार व अंग परिपथ की योजनाओं के साथ जैन सर्किट में वैशाली और गांधी सर्किट में विति हरवा आश्रम के विकास की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार की वैशाली में उपस्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। अगस्त 2019 में उनकी सरकार द्वारा तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर घाटी की पहली यात्रा होगी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर सार्वजनिक रैली दोपहर में श्रीनगर के वक्सी स्टेडियम में होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया, दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री श्रीनगर के वक्सी स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वह विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की पहली बैठक 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति में पूर्व पार्टी मुख्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी और टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। भारत 7 मार्च को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगा। टेस्ट मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 शुरू होने वाला है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत पहले ही 3 की बढ़त के साथ बनाए हुए है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज सुबह 9:30 बजे केराली थिएटर में केरल के ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च करेंगे। सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विशेष रूप से जनता के लिए तैयार की गई जानकारीपूर्ण और मनोरंजक सामग्री का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करना है। पार्टी की राज्य इकाई के कुछ प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ने के बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजस्थान से गुजरात के दाहोद जिले में प्रवेश करेगी।